हेलो दोस्तों, जिद्दी बिलियनर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 5 को। जिद्दी बिलियनर कहानी शुरू करते हैं। कहानी। मयूरी बेहोश होकर वहीं पर गिरी हुई थी। धीरे धीरे जब उसने उसको उस पुदीने वाली चटनी को सूंघाया तो उसको धीरे धीरे होश में आने लगा था। तभी मयूरी ने लड़खड़ा कर कहा, आपने मुझे बचाया, शुक्रिया। ये कहते हुए उसने गीले तौलिए से अपने माथे का खून पोंछा और बाहर निकलने की कोशिश की। उसके पास रोने का समय नहीं था। उसे माँ के ऑपरेशन के लिए सुबह तक कहीं न कहीं से 1 करोड़ रुपए जुटाने थे। जब वो होटल के कांच के दरवाजे के पास पहुंची तो उसने अपनी हालात देखी। बिखरे बाल, खून से लथपथ माथा, फटे हुए कपड़े। उसने अपने आंसू पी लिए। वो इस हालात में हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। वो बस मुड़ने के लिए वाली थी। सीढ़ियों पर उसका पैर रुक गया। होटल के गेट पर आलीशान कारों का काफिला खड़ा था। वहां शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैनों के बीच एक शख्स खड़ा था जो सबसे अलग चमक रहा था। उसने नीले रंग की कमीज और खाकी पैंट पहनी थी। उसका चेहरा तराशा हुआ था और बहुत शालीन लग रहा था। वो यंग मास्टर सिद्धार्थ था, बड़े बड़े दिग्गजों से घिरा हुआ, लेकिन उसकी शख्सियत सबको बोना बना रही थी। मयूरी ने उसे तिरछी नजरों से देखा। वही शांत, गंभीर और प्रभावशाली पर्सनालिटी। उसे एहसास हुआ कि जिस मदद की पुकार उसने कमरे में की थी, उसका जवाब देने वाला फरिश्ता शायद यही था। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व उस रोशनी में और भी प्रभावशाली लग रहा था। उसके चौड़े कंधे और संयमित लहजे ने मयूरी को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन अपनी हालात देखकर वो सहम गई। मयूरी की नजरें जैसे ही सिद्धार्थ की निर्मल आंखों से मिली, उसे लगा कि सिद्धार्थ उसे गहराई से परख रहा है। वो अपनी टूटी हुई गरिमा को उसके सामने नहीं दिखाना चाहती थी। जैसे ही चेतन होटल से मयूरी के पास पहुंचा, मयूरी ने भागने का फैसला किया। वह एंट्री गेट के बजाय एम्प्लॉयज के बने कमरे के साथ में संकरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। उस आदमी के सामने अपनी बेबसी नहीं दिखाना चाहती थी, जिसने उसे पहले भी सहारा दिया था। वो भागते हुए रो रही थी, खुद पर हंस भी रही थी। उसने बदहासी में मधु को फोन करके कहा, मधु, मेरे लिए कोई अमीर आदमी ढूंढो, मुझे पैसों की जरूरत है। फोन रखते हुए एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ी। सड़क किनारे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब और भी कोई राहगीर परवाह नहीं था। तभी उसे अपने कंधों पर एक गर्माहट महसूस हुई। किसी ने उसे एक महंगी भूरे रंग की ऊनी जैकेट से ढक दिया। उस जैकेट से आती मर्दाना खुशबू मयूरी के लिए जानी पहचानी थी। उसने नीचे देखा, खाकी पैंट और चमड़ों के जूतों की। ये जूते सिद्धार्थ के ही थे। मयूरी ने सिसकियां दबाने के लिए अपने होठ काट लिए, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसके बालों पर फेरा और अपनी गहरी कामुक आवाज में उससे पूछा, मुझे देखकर क्यों तुम भाग गई थी? लेकिन आगे से मयूरी ने अपना सिर झुका लिया ताकि वो उसके माथे का घाव न देख सके। सिद्धार्थ को समझ आ गया कि लड़की अंदर से कितनी टूट चुकी है। सिद्धार्थ ने मयूरी के पैर पर पास अपना जूता रखा, धीरे से उसे लात मार दी और उसकी यह हरकत देखकर मयूरी ने चौंका कर उसको देखा। सिद्धार्थ ने अपना पैर मयूरी की मुड़ी हुई टांगों के बीच फंसा दिया और एक प्रभावशाली अंदाज में उसके करीब आ गया। तभी मयूरी ने नखरे से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब रोना छोड़ दो, मैं तुम्हें दिलासा दे रहा हूं। अगर और रोना है तो मेरी जांघें जाहिर है, उन्हें गले लगा लो। मयूरी को बस इस बेतुकी बात पर हंसी आ गई। उसने मुट्ठी भींचकर सिद्धार्थ की जांघ पर हल्का सा पंच मारा और शिकायत करके कहा, क्या किसी को ऐसे दिलासा दिया जाता है? आगे से सिद्धार्थ ने उसके आंसू पोंछे और कोमलता से कहा, सच कहूं तो तुम पहली लड़की हो जिसे मैं दिलासा दे रहा हूं। उसकी ये बात सुनते ही मयूरी ने सिद्धार्थ की महंगी पैंट से अपने नाक और आंसू पोंछे। अपना माथा उसकी सख्त जांघ पर टिका दिया। उसे वहां आराम तो नहीं मिला, लेकिन एक सिक्योरिटी का एहसास जरूर हुआ। तभी सिद्धार्थ ने उससे पूछा, बताओ आज तुम रो क्यों रही थी? मयूरी ने पलक झपकाते ही उसकी बात का जवाब देकर कहा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे एक दरिंदे के पास भेज दिया। मेरी माँ के तलाक के बाद भी मैं उनकी बेटी बने रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही बेच दिया। पिछले 3 सालों से मैं भाग रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज जब ये देखा तो पता चला कि मैं इस अकेले सफर में बहुत आगे निकल गई हूँ। मयूरी की आवाज में वो सारा दर्द सिमट आया था जो उसने बरसों से अपने सीने में दबा रखा था। सिद्धार्थ को खामोशी से उसे सुनता रहा, मानो वो उसकी हर सिसकी का हिसाब रख रहा हो। 3 साल पहले मयूरी की दुनिया बिखर गई थी।
वो टी टाउन की सबसे अमीर सोशलाइट से गिरकर एक ऐसी लड़की बन गई जिससे उसके प्रेमी ने भी धोखा दिया और पिता ने भी त्याग दिया। 18 साल की उम्र में मिली इन चोटों ने उसे मजबूत तो बनाया, लेकिन भीतर से वो अभी भी उस छोटी बच्ची के जैसी थी जो बस प्यार और सिक्योरिटी चाहती थी। जब वो फूट फूट कर रोने लगी, सिद्धार्थ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी सख्त उंगलियों से कोमलता से उसके आंसू पोंछे और कहा, रो मत मयूरी। जो तुम्हें नहीं चाहते वे तुम्हारे आंसू देखकर वापस नहीं आएंगे। जो तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। मयूरी ने भीगी आंखों से उसे देखा। यह आदमी दिलासा देने में बनाई अनाड़ी था, लेकिन उसकी आंखों में मयूरी के लिए जो दर्द और दया थी, उसने मयूरी का दिल जीत लिया था। मयूरी ने अपने हाथों से चेहरा साफ किया। सिद्धार्थ सही था। राहुल या धर्मपाल उसके एक आंसू के लायक भी नहीं थे। इसलिए मयूरी ने भी सिसक कर कहा, ठीक है, मैं अब नहीं रोऊंगी। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। यह कहकर मयूरी धीरे से खड़ी हुई। उसे कल के लिए फिर संघर्ष करना था, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पैरों की ऐंठन से वो करहा उठी। वो गिरने ही वाली थी। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी पतली बांह थाम ली। उसने मयूरी को सहारा देकर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आगे से मयूरी ने हिचकिचा कर कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ ने उसे हवा में उठा लिया। उसने मयूरी को अपनी स्ट्रॉन्ग बाहों में भरा और अपनी काली गाड़ी में ले गया। चलते चलते उसने मयूरी की आंखों में देख कर कहा, स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा मत करो मयूरी, कभी कभी कमजोर दिखना भी ठीक होता है। उसकी आवाज वसंत की गुनगुनी हवा जैसी लग रही थी। जैसे वो गाड़ी के पास पहुंचे, चेतन ने सम्मान से दरवाजा खोला। मयूरी ये देखकर हैरान रह गई। उसने हैरान होकर सिद्धार्थ से पूछा, क्या ये आपके सेक्रेटरी हैं? इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और समझाकर बोला, हाँ चेतन, मेरा ही साथ है। होटल में प्रवेश करते समय मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन तुम्हारे पापा साथ थे, इसलिए मुझे कदम उठाने में थोड़ी देर हो गई। मुझे माफ करना। उसकी बात सुनकर मयूरी फिर से इमोशनल हो गई। ये अजनबी उससे माफी क्यों मांग रहा था? क्योंकि उसे बचाने में देर हो गई इसलिए। तभी सिद्धार्थ ड्राइवर सीट पर बैठा और उसने फर्स्ट एड किट निकाली। वह बड़ी कोमलता से मयूरी के माथे का खून साफ करने लगा। वो इतना करीब था, मयूरी को उसके शरीर की मर्दाना खुशबू मदहोश कर रही थी। उनके बीच के 3 मुलाकातें अजीब थी। पहली में किस, दूसरी में वो उसकी गोद में थी, और तीसरी में उसने उसे दरिंदे से बचा लिया। वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके घाव पर फूंक मारकर पूछा, क्या उसने तुम्हारा सिर दीवार पर मारा? उसको मयूरी की चोट देखकर उस मिस्टर वर्मा पर गुस्सा आ रहा था। तभी आगे से मयूरी ने नजरें चुराकर झूठ बोलकर कहा, नहीं, वो मैंने पलटवार करते समय खुद को चोट पहुंचा ली। वो उसके सामने अपनी दयनीयता नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए रुका। उसने मयूरी की आंखों में देखा। इसके बाद उसने मुस्कुराकर कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारा माथा कम से कम 6 बार दीवार से टकराया है। तुम अपनी डिग्निटी बचाने के लिए क्या खुद को मारने की कोशिश कर रही थी? उसकी ये बात सुनकर मयूरी शर्मिंदा होकर चुप हो गई। सिद्धार्थ ने उसके माथे पर पट्टी बांधी और फिर पूछा, होटल के गेट पर मुझे देखकर तुम भागी क्यों थी? मयूरी के पास कोई जवाब नहीं था। वह इसलिए भागी थी क्योंकि वह उस आलीशान माहौल में सिद्धार्थ के सामने अपनी फटी हुई हालात में नहीं आना चाहती थी। उसे सिद्धार्थ की नजरों में अपनी इज्जत गिरने का डर था। तभी सिद्धार्थ ने गहरी आंखों से उसे परख कर पूछा, मिस मयूरी, तुम सबके सामने चट्टान की तरह स्ट्रांग बनती हो, लेकिन मेरे सामने एक छोटी बच्ची की तरह क्यों पेश आती हो? ये कहते हुए उसके और करीब आ गया, जिस वजह से मयूरी पीछे हटी और उसकी पीठ सीट से लग गई। मयूरी ने हकला कर कहा, नहीं, वो मैं बस। तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ सीट पर टिकाकर उसे अपनी छाती और सीट के बीच के लिमिटेड एरिया में कैद कर लिया। उनके बीच महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी थी। मयूरी को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ का प्रभावशाली व्यक्तित्व और उसकी ताजा खुशबू मयूरी को पूरी तरह निरुत्तर कर रही थी। मयूरी ने सिद्धार्थ के हाथ हटाने की कोशिश करके कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी चमकदार आंखें मयूरी के होठों पर टिक गई थी। ये देखकर मयूरी का पूरा बदन जलने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, क्या ये मुझे किस करना चाहता है? तभी जैसे सिद्धार्थ नीचे झुका, मयूरी ने डर और उम्मीद से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन पंखुड़ियां गिन रही थी। कहाँ किस करेगा? लेकिन तभी उसके कान में एक हल्की आवाज आई। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उसकी सीट बेल्ट बांध दी। सिद्धार्थ ने गाड़ी स्टार्ट की और मुस्कुरा कर कहा,
हॉस्टल यहाँ से आधा घंटा दूर है। थक गई हो तो तब तक आंखें बंद करके सो जाओ, आराम करो। उसकी बात सुनकर मयूरी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने खुद को कोसकर मन ही मन में कहा, अगली बार ऐसी बेवकूफी की तो किसी ऊंची इमारत से कूद जाना मयूरी। तभी सिद्धार्थ ने गाड़ी मयूरी के हॉस्टल की तरफ बढ़ा दी। रास्ते भर मयूरी चुप रही। दिन भर की थकान और माँ की सर्जरी की चिंता उसे घेर रही थी। गाड़ी की हल्की गुनगुनी हवा में उसकी आंखें लग गई। वह एक नन्हे बच्चे की तरह सीट पर सिकुड़ कर सो गई। सिद्धार्थ ने उसे सोते देखकर पिछले सीट से अपना भूरे रंग का कोट उठाकर उसे ओढ़ा दिया था। रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी घूमी और गहरी नींद में मयूरी का संतुलन बिगड़ गया। उसका सिर सिद्धार्थ की जांघ पर गिरा। सिद्धार्थ का शरीर अचानक पत्थर की तरह सख्त हो गया। गाड़ी एक पल के लिए दो लेन के बीच लहराई। उसने स्टीयरिंग संभाला और नीचे सो रही मयूरी को देखा, जिसका चेहरा उसकी जांघ के बेहद करीब था। उसका गला सूख गया। वो उसे जगाना चाहता था, लेकिन मयूरी गहरी नींद में थी। सिद्धार्थ ने गाड़ी को किनारे रोककर और एक सिगरेट जलाई ताकि अपना तनाव कम कर सके। तभी कुछ देर बाद मयूरी की नींद खुली। जैसे उसे एहसास हुआ कि उसका सिर कहाँ है, वो चीखते हुए उछल पड़ी। धड़ाम उसका माथा कार की छत से जा टकराया। मयूरी ने दर्द के मारे आंख भरी। मयूरी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी आवाज सुनते ही सिद्धार्थ ने सिगरेट बुझाई और कहा, यहीं रहो वरना फिर से खून बहने लगेगा। उसने फिर से मयूरी के घाव को साफ किया और मजाक में कहा, मजेदार बात तो ये है, फायदा तुमने मेरा उठाया और चिल्ला भी तुम ही रही हो। उसकी बात सुनकर मयूरी का मन शर्म के मारे जमीन में गड़ जाने को हुआ, लेकिन उसने पलटवार करके कहा, मैं सो रही थी, तुम देख नहीं सकते थे क्या? फायदा तुम्हारा हुआ और दोष भी मुझे दे रहे हो पाखंडी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की हरकतें रुक गई। उसने अपनी गहरी काली आंखों में मयूरी को देखा, जिनमें एक खतरनाक चमक थी। सिद्धार्थ ने अपने पतले होठों पर एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूं? उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी सिद्धार्थ ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी यह हरकत देखकर मयूरी घबरा गई। वो सिद्धार्थ को एक सभ्य और गंभीर व्यक्ति मानती थी, लेकिन इस समय वो उसके करीब था। इतना करीब कि तंबाकू की हल्की महक, उसके मर्दाना खुशबू मयूरी की सांसों में घुल रही थी। मयूरी ने उसे दूर धकेलना चाहा। आहे अपने छोटे छोटे हाथों से उसको धक्का देने की कोशिश करके कहा, ऐसा मत करो, मुझे और परेशान मत करो। लेकिन अगले ही पल वो चौंक गई। सिद्धार्थ ने उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। मयूरी जैसे बिजली की लहरों में बह गई। सिद्धार्थ का किस गहरा, परिपक्व और अधिकारपूर्ण था। मयूरी ने पहले उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर उसके उंगलियां सिद्धार्थ की स्ट्रॉन्ग छाती पर सिकुड़ गई। सिद्धार्थ ने उसे आंखें बंद करने पर मजबूर नहीं किया। वो मासूमियत से उसे देखती रही। जब वह अलग हुए तो सिद्धार्थ ने उससे कहा, तुम्हें किस करना नहीं आता ना? सिद्धार्थ की आवाज गहरी और कर्कश थी। मयूरी ने झिझक कर कोमल आवाज में कहा, तुम मुझ पर हंसे थे। सिद्धार्थ की गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जब उसने मयूरी की मासूमियत भरी झुंझलाहट देखी तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल तब आती थी जब वो वास्तव में किसी सादगी से इम्प्रेस होता था। वह उसके करीब आया और उसकी खामोशी उसे और भी आकर्षक बना रही थी। सिद्धार्थ ने मयूरी के बिखरे बालों से काने के पीछे करके फुसफुसा कर कहा, इतना मत सोचो, बस अपनी आंखें बंद करो और पल को महसूस करो। मयूरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। जब सिद्धार्थ एक हाथ से उसके सिर के पिछले हिस्से पर टिका और उसे दूसरे हाथ से उसके नाजुक कमर को अपने घेरे में ले लिया। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विरोध करे या इस सिक्योरिटी के एहसास में खो जाए। सिद्धार्थ की बाहें उसकी पतली कमर के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका स्पर्श डराने वाला नहीं बल्कि सहेजने वाला था। जब उसने अपना चेहरा मयूरी के कंधे और गर्दन के पास झुकाया तो उसकी ठंडी सांसों ने मयूरी की शरीर में एक सिरहन पैदा कर दी। मयूरी ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। हल्का सा चुटकी काट कर कहा, छोड़िए मुझे, आप हमेशा ऐसे ही मुझ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं? आगे से सिद्धार्थ ने हंसकर उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्या तुम्हें खुजली हो रही है या डर लग रहा है? तुम इतनी असहज क्यों हो जाती हो? उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी नजरें चुराई। थोड़ा गर्व के साथ कहा, किसी ने आज तक मुझे इस तरह छूने की हिम्मत नहीं की। जो भी ऐसा करता है उसे मेरा थप्पड़ खाना पड़ता है। यह सुनते ही सिद्धार्थ की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में शरारत कम नहीं हुई। उसने शरारत भरी आवाज में कहा, अच्छा, तो क्या मुझे भी थप्पड़ खाना पड़ेगा? आगे से मयूरी ने बुदबुदा कर कहा, आप बस अपनी इस ताकत का फायदा उठा रहे हैं। तभी अचानक सिद्धार्थ का गंभीर व्यवहार हो गया। उसने अपनी उंगलियों से उसके जबड़े को हल्का सा ऊपर उठाया और सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा,
मयूरी, खेल खत्म करते हैं। सच तो ये है कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये कोई सवाल नहीं था। ये एक ऐसा सच था जिसे सिद्धार्थ ने पढ़ लिया। उसकी यह बात सुनकर मयूरी के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। वो केवल 3 बार उससे मिली थी। उसे तो उसका पूरा नाम तक ठीक से नहीं पता था। फिर भी वो उसके सामने इतनी सहज कैसे हो सकती थी। वो उसे पसंद करती थी। लेकिन क्या यह शादी जैसा बड़ा फैसला लेने के लिए काफी था? मयूरी ने झुंझलाकर कहा, तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अपनी बकवास बंद करो। यह कहते हुए मयूरी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर लिया। तभी सिद्धार्थ ने एक कदम और आगे बढ़ाया। पूरी स्पष्टता के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं करती तो मैं कहता हूं, मयूरी, मुझे तुम पसंद हो। इससे पहले कि मयूरी कुछ समझ पाती, सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया और शांति से बोला, मयूरी, चलो शादी कर लेते हैं। उसका प्रपोज सुनकर मयूरी को लगा जैसे समय रुक गया। उसने एकदम चौंक कर कहा, क्यों? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? सिद्धार्थ ने बहुत ही प्रैक्टिकल लहजे में समझा कर कहा, शादी सही समय पर सही इंसान का साथ है। मुझे एक वाइफ की तलाश है जो दिखावे से दूर हो, और तुम्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारी उथल पुथल भरी जिंदगी में तुम्हारा सहारा बने। हम एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं और एक परिवार बना सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर मयूरी का मन हिलने लगा। सिद्धार्थ दिखने में प्रभावशाली था, स्वभाव में गंभीर और व्यक्तित्व में बेहद आकर्षक। लेकिन राहुल के धोखे ने उसे कांच की तरह तोड़ दिया था। कुछ देर सोचकर मयूरी ने धीमी आवाज में कहा, मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना आप सोच रहे हैं। मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। आप बाद में पछताएंगे। वो किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम कर कहा, मैं फैसला लेने में बाद में पछताता नहीं हूं, लेकिन तुम जल्दबाजी में कोई जवाब देने की कोई जरूरत नहीं कर रही। तुम सोच समझकर जवाब दे सकती हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये कहते वो उसको हॉस्टल के बाहर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मयूरी अपने हॉस्टल के कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई और सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। ऐसे ही रात बीत गई। अगली सुबह तक मयूरी की आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सिद्धार्थ। वो आदमी किसी शुद्ध हीरे की तरह था जिसने उसकी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ दिया था। वो खड़ी हुई और फ्रेश हो गई। उसने बिस्तर छोड़कर अपना फोन चेक किया। मधु का मैसेज आया था जिसमें होटल का कमरा नंबर लिखा था और उसे काम के सिलसिले में जाना था। बस में बैठते ही उसकी नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी। राहुल और कविशा के लव रिलेशनशिप के चर्चे हर जगह थे। पिंक लेडी फिल्म का विवाद और राहुल का झूठ सुर्खियां बटोर रहा था। यह देखते ही मयूरी ने अपना फोन बंद कर दिया। अब उसे राहुल के धोखे की परवाह नहीं थी। अब उसने एक बड़ा सवाल यह था कि क्या वो सिद्धार्थ के साथ उस नए सफर पर जाने के लिए हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं। राहुल चाहता तो कृतिका उस पुराने घोटाले को रफा दफा भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर उस सच को दुनिया के सामने आने दिया ताकि मयूरी को और भी गहरे घावों के साथ अकेला छोड़ा जा सके। मयूरी ने अपने फोन पर कृतिका के बारे में छपे लेखों को पढ़ा। कृतिका पिछले 3 सालों से मेहरा परिवार की बहू बनकर गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। मयूरी को ताज्जुब हुआ कैसे सोशल मीडिया पर लोग कृतिका के व्यक्तित्व की तारीफ कर रहे थे। कविशा को धर्मपाल की बेटी न होने के बावजूद सहानुभूति मिल रही थी। लोग कह रहे थे कि हर औरत को अपनी खुशी चुनने का हक है। ये सब पढ़कर मयूरी कड़वाहट के साथ मुस्कुराई। दुनिया इतनी जल्दी भूल गई कि कृतिका की उसी खुशी की वजह से मयूरी और उसकी मां को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। कविशा और कृतिका अब इंस्टाग्राम और सर्च इंजनों पर छाए गए थे। राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड कविशा को मशहूर करने के लिए इस विवाद को एक सीढ़ी बना लिया। ऐसे ही न्यूज पढ़ते पढ़ते मयूरी अपनी मंजिल पर पहुंच गई और बस से उतरी और उस आलिशान होटल की तरफ बढ़ गई। उसे अंदाजा नहीं था, पास ही एक महंगी कार खड़ी थी जिसमें कविशा बैठी थी। कविशा ने तुरंत अपना फोन निकाला और मयूरी की तस्वीर खींच ली। उसकी असिस्टेंट सुमन, जिसे राहुल ने खुद चुना था, उसने कविशा को तुरंत टोक कर कहा, मिस कविशा, आप अभी अभी स्टार बनी है। ऐसी तस्वीरों के चक्कर में पड़कर अपनी छवि खराब मत कीजिएगा। लेकिन आगे से कविशा ने गर्व से मुस्कुरा कर कहा, सुमन, चिंता मत करो। ये तस्वीर मीडिया के लिए नहीं बल्कि राहुल को दिखाने के लिए है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी एक्स मंगेतर अब किन रास्तों पर चल रही है। यह कहकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी ये बात सुनकर सुमन ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, बिल्कुल सही। वो मामूली सी मयूरी आपके सामने कभी नहीं टिक पाएगी। वो हर हाल में कविशा को खुश रखना चाहती थी। मयूरी ने होटल के कमरे का भारी दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई,
दरवाजे के पीछे एक शख्स ने उसे पीछे से जकड़ दिया। उसकी भारी आवाज मयूरी के कानों में गूंजी। मेरी जान, तुम आ गई। मैं पूरी रात तुम्हारे कंट्रोल के बारे में सोचकर सो नहीं पाया। मयूरी को घिन आ रही थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और खिलखिलाकर कहा, सीओ मोहन, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं कहीं भागी नहीं जा रही। उसकी बात सुनते ही गंजा और मोटा सीओ मोहन उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया। मयूरी ने बड़ी चालाकी से उसे रोक कर कहा, मोहन साहब, पहले जरा आराम से कपड़े तो उतारिए। उसकी बात सुनते ही मोहन ने अपनी कमीज के बटन फाड़कर डिंगे मारनी शुरू करके कहा, चिंता मत करो ब्यूटी, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे होंगे। मेरी 20 रखीले हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी कोई नहीं। मयूरी ने बिस्तर पर एक तरफ खिसक कर बड़े नखरे से अपनी काली स्टॉकिंग्स उतारनी शुरू की। मोहन की आंखों में लालच और लस्ट साफ दिखाई दे रहा था। तभी मयूरी ने अचानक पूछा, सुना है आपकी वाइफ बहुत खतरनाक है, तो क्या होगा अगर वो हमें पकड़ लेगी? उसकी बात सुनकर मोहन ने हिकारत से कहा, उस बुढ़िया का नाम मत लो। मैंने तो उसके पिता पापा पैसों के लिए उससे शादी की। अब मैं सारा पैसा विदेशी खातों में भेज रहा हूँ। जल्द ही मैं उसे तलाक देकर तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। उसने इतना ही कहा था, तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। मोहन की वाइफ अपने 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ गई। उसको देखते ही मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, हनी, तुम यहाँ? लेकिन आगे से उस अमीर महिला ने बिना कुछ कहे मोहन को 2 करारे थप्पड़ जड़ दिए। तभी मोहन गिड़गिड़ाने लगा। उसने पूरा दोष मयूरी पर लगाकर कहा, ये लड़की है, ये लड़की है जो इसने मुझे फंसा दिया। उसकी बात सुनकर मयूरी शांत भाव से बिस्तर से उठी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और उसने अपने बैग से एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला। महिला को सौंप कर कहा, मिसेज मोहन, आपके हस्बैंड की बेवफाई और चोरी का प्रूफ इसमें है। उस अमीर महिला ने मयूरी से पेन लिया और अपने हस्बैंड की तरफ हिकारत से देखकर कहा, तुम्हें क्या लगा था? सिर्फ तुम ही मुझे छोड़ना चाहते हो? मुझे भी तुम जैसा बूढ़ा और लालची आदमी नहीं चाहिए। मयूरी की मदद से अब सारा पैसा और जायदाद मेरी होगी। ये कहकर उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उसको ले जाने के लिए कह दिया। जब बॉडीगार्ड मोहन को घसीट कर बाहर ले गए, तब कमरे में सन्नाटा छा गया। मयूरी ने धीरे से कहा, मिसेज मोहन, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मेरे 1 करोड़ रुपए। उसकी बात सुनते ही अमीर महिला ने बैग से चेक निकाला। मयूरी ने चेक लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन महिला ने उसे पीछे खींच लिया। ये देखते ही मयूरी की भौहें तन गई। उसने हैरान होकर कहा, इसका क्या मतलब है? मिसेज मोहन ने नफरत भरी नजर से मयूरी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने चेक हवा में लहराया और फिर उसे मयूरी के चेहरे के सामने नीचे कालीनों पर फेंक दिया। उसकी आंखों में मयूरी के लिए कोई सम्मान नहीं था, सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भाव था। वो पलटी और उसने चिल्लाकर मयूरी से कहा, अब तुम घुटनों के बल बैठकर इसे उठा सकती हो। आखिर तुम जैसी मोहक लड़कियों तो नीचे झुकने की आदत होती है। यह कहकर मिसेज मोहन अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ कमरे से बाहर निकल गई। मयूरी ने उन कड़वे शब्दों को इग्नोर किया। वो नीचे बैठी और कालीन पर बिखरे हुए चेक उठाने लगी। उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि अपमान उसकी माँ की जिंदगी की कीमत से छोटा है। मिसेज मोहन ने उसे नीचा दिखाने के लिए 1 करोड़ के चेक के बजाय 10-10 लाख के 10 चेक दिए थे। चेक देखकर मयूरी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने यह पैसा अपनी बुद्धिमानी से कमाया, जिस्म बेचकर नहीं। जैसे ही चेक उसने अपने पास रखे, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गई। अब उसकी माँ का ऑपरेशन हो सकता था। वो डॉक्टर प्रमोद को फोन करने ही वाली थी। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमकने लगा। फोन उठाते ही राहुल की गुस्सेल आवाज गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी, क्या तुम सचमुच इतनी गिर गई? सुबह सुबह एक होटल में? क्या रात को मेरा 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तुम्हें कम लगा था, जो तुम अपना शरीर बेचने निकल पड़ी? मयूरी फिर भी शांत रही। उसने शालीनता से जवाब देकर कहा, सीओ राहुल, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप इतने परेशान क्यों हो? कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही है कि मैंने आपके साथ सोने से मना कर दिया? सच तो यह है कि मैं आपको अपना समय भी नहीं देना चाहती। खुद को आपको बेचना तो दूर की बात है। दूसरी तरफ राहुल उसकी बात सुनकर सन रह गया। उसकी भारी सांसें बता रही थी कि गुस्से से पागल हो रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी, जब मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं तो उसकी कद्र करना सीखो। मयूरी ने अपनी कमर सीधी की और गर्व से कहा, राहुल, मुझे तुम्हारे उस सस्ते सम्मान की जरूरत नहीं। उसे अपने पास ही रखो। आज से तुम और धर्मपाल मेरी जिंदगी से बाहर हो। मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी, अपने कमाए हुए पैसों को खुद गिनूंगी। अब यहां से दफा हो जाओ। यह कहकर मयूरी ने फोन काट दिया।
उसने अपने अतीत के इन दो जहरीले आदमियों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मयूरी होटल से बाहर आई, लेकिन सुबह के ट्रैफिक में कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी एक चमकदार BMW उसके पास आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और सिद्धार्थ के सेक्रेटरी चेतन ने मुस्कुराकर कहा, मिस मयूरी, आप बहुत जल्दी में लग रही हैं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस ली। हॉस्पिटल का पता बताकर गाड़ी में बैठ गई और उसके बाद गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। उसी समय इधर खन्ना ग्रुप के दफ्तर में राहुल खिड़की के पास खड़ा गुस्से में कांप रहा था। वो इतना बेकाबू हो गया था कि उसे खुद से डर लग रहा था। उसने 2 रातें ऑफिस में सिर्फ मयूरी के इंतजार में काट दी, लेकिन मयूरी ने उसे ठुकरा दिया था। कविशा जो पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, मन ही मन खुश थी। उसने राहुल को उकसाने के लिए मयूरी को होटल वाली तस्वीर दिखाई थी। उसे समझ आ गया कि राहुल पिछले 2 दिन से मयूरी के आने की उम्मीद कर रहा था और ये एहसास कविशा को जलन से भर रहा था। कविशा ने राहुल का हाथ पकड़कर सहानुभूति दिखाकर कहा, राहुल शांत हो जाओ, शायद मयूरी दीदी मजबूर होंगी। राहुल ने चिल्लाकर कविशा का हाथ झटक कर कहा, मजबूर? उसने खुद कबूल किया कि उसे ये सब पसंद है। कविशा जानबूझकर लड़खड़ाई। उसका सिर पास की खिड़की से जा टकराया और उसने एक आंख भरी। ओह! राहुल तुरंत होश में आया। उसने अपनी उसे बाह में भर लिया और बोला, आई एम सॉरी कविशा, ये मेरी गलती है। उसने कविशा के माथे से बाल हटाए और वो पुराना निशान देखा। उसने राहुल को बचाते समय जो पाया था, उस निशान को देखकर राहुल का दिल अपराध बोध से भर गया। वो भूल गया कि कविशा उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है, क्योंकि उसे लगा कि कविशा ही वो एकमात्र इंसान है जो उसे सच्चा प्यार करती है। आगे से कविशा ने बड़ी चतुराई से राहुल के स्पर्श को महसूस किया, लेकिन तुरंत ही मासूमियत के साथ अपना हाथ हटा लिया। उसने अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर राहुल की तरफ देखकर कहा, राहुल, मैं ठीक हूं, बस तुम खुद को दोष मत देना। मयूरी दीदी मेरी बड़ी बहन है, मैं बस चाहती हूं कि उनके साथ भी सब अच्छा हो। उसने अपनी चोट का जिक्र तक नहीं किया, ताकि राहुल और भी ज्यादा अपराधी महसूस करे। यह देखकर राहुल का दिल पसीज गया। उसने कविशा का चेहरा थामकर उसके माथे को चूम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, कविशा, अब उस औरत का नाम मत लो। मयूरी ने खुद पतन का रास्ता चुना है। अब से हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। कविशा के मन में जीत की खुशी लहर तोड़ गई। उसकी चाल सफल रही थी। राहुल अब पूरी तरह उसका था। वहीं दूसरी तरफ मयूरी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उसने डॉक्टर प्रमोद को ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा पाया। मयूरी ने हाँफ कर उससे पूछा, डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ है? मैं पैसे ले आई हूँ। तभी डॉक्टर प्रमोद ने एक गहरी आंख भरकर कहा, मयूरी, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तुम्हारी माँ की हालत बिगड़ रही है। हमें पता चला है कि जो महिला किडनी दान करने वाली थी, वो अयोग्य पाई गई है। वो नशीले पदार्थों का सेवन करती थी। उसकी बात सुनकर मयूरी का सिर घूमने लगा। उसने घबरा कर पूछा, तो अब क्या होगा डॉक्टर? आगे से डॉक्टर ने दुखी भाव के साथ कहा, इसका मतलब है कि आज सर्जरी नहीं हो सकती। नया डोनर ढूंढने में समय लगेगा। तुम्हारी माँ की हालत ऐसी है कि शायद वो 3 दिन भी न निकाल पाई। उसकी बात सुनकर मयूरी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने उन चेकों को मुट्ठी में भींच लिया जिन्हें पाने के लिए राहुल का अपमान और समाज की तिरस्कारपूर्ण नजरें झेली थी। उसने डॉक्टर का कोट पकड़कर गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, भगवान मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? मुझे माँ की रिपोर्ट दीजिए। मैं सड़कों पर डोनर ढूंढूंगी। मैं हर हॉस्पिटल जाऊंगी। मुझे बस 3 दिन दीजिए। ये बोलते बोलते मयूरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो फर्श पर बेसुध होकर गिर गई। जब मयूरी की आंखें खुली तो उसे दवाइयों की तेज गंध महसूस हो रही थी। वो घबराकर उठी और उसने चिल्लाकर कहा, माँ, माँ कहाँ है? तभी उसको जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, शांत हो जाइए मिस मयूरी, घबराइए मत, आपकी माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। वो इंसान चेतन था। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या? पर डोनर तो। पर चेतन ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, जब आप बेहोश हुई तो मैंने तुरंत हमारे सीओ सिद्धार्थ सर को फोन किया था। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया और कुछ ही घंटों में एक उपयुक्त डोनर और एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम का इंतजाम किया, जिससे सर्जरी सफल रही। सिद्धार्थ उस नाम को सुनते ही मयूरी के अशांत मन को जैसे किनारा मिल गया। वो व्यक्ति जो उसके लिए एक अजनबी था, बार बार उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। मयूरी लड़खड़ाकर आईसीयू की खिड़की तक पहुंची। अंदर उसकी मां शांति से सो रही थी। नर्सें उसकी देखभाल कर रही थी। ईसीजी की मशीन पर चलती लकीरें इस बात का सबूत थी कि उसकी मां जिंदा है। मयूरी की आंखों में आंसू छलक पड़े। पिछले 3 सालों का संघर्ष, अकेलेपन का बोझ और राहुल का विश्वासघात, सब कुछ जैसे बह गया। उसकी मां, जिसने मेहरा परिवार में केवल दुख झेला था, जिसे
उसके पापा ने त्याग दिया आज मौत के मुंह के बाहर आ गई थी। सिद्धार्थ ने न केवल सर्जरी का इंतजाम किया बल्कि माँ की देखभाल के लिए बेहतरीन स्टाफ और वीआईपी वार्ड की व्यवस्था भी की। मयूरी ने मन ही मन में सोचा, वो मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं हूं। तभी चेतन ने पास आकर धीरे से कहा, मिस मयूरी, सीओ ने कहा है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी माँ जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने खिड़की के शीशे पर हाथ रखा। सिद्धार्थ की उस छवि को याद किया जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था। मयूरी ने धीरे से सिर हिलाकर चेतन की बात के जवाब में कहा, हम्म। उसने चेतन की तरफ देखा और फिर थोड़ी झिझक के साथ पूछा, सीओ सिद्धार्थ वो अभी कहाँ हैं? मुझे उन्हें मिलकर धन्यवाद कहना है। चेतन ने कहा, सीओ सर अभी एक मीटिंग में है, उन्होंने मुझे यहाँ आपकी मदद के लिए भेजा है, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें फोन कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने अपने कमरे में जाकर फोन निकाला। घड़ी वाली कॉल की वजह से सिद्धार्थ का नंबर उसके पास था और उसने कॉल बटन दबाया। दूसरी तरफ से वही गहरी और मखमली आवाज आई, हेलो। जैसे पुरानी शराब का नशा हो। यह आवाज सुनते ही मयूरी के रोंगटे खड़े हो गए। आगे से मयूरी ने शब्दों को संभाल कर कहा, हेलो सीओ सिद्धार्थ, मेरी माँ की सर्जरी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मुझे बताएं कि कितना खर्च हुआ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट लिख सकती हूँ और इंटरेस्ट समेत आपको पैसे लौटा दूंगी। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, जिससे मयूरी घबरा गई। वो सोच रही थी कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तभी 1 मिनट की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, लेकिन उसमें इस बार थोड़ी सख्ती थी। उसने सख्ती से कहा, सिद्धार्थ सीओ है ना, तो क्या मैं तुम्हारा कर्मचारी हूँ? तुम्हें हमारे रिश्ते को पैसे के तोलने की इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है, पैसे लौटाने की जरूरत नहीं, अब से हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं रहेगा। मयूरी अवाक रह गई। उसने हैरान होकर कहा, आप? उसने मुट्ठी भींच ली कि आदमी कितना अभिमानी है। तभी सिद्धार्थ ने शरारत भरी आवाज में पूछा, क्यों, क्या मुझे खोने का ख्याल तुम्हें डरा रहा है? तुम एक ऐसी झूठी लड़की हो जो दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और रखती है। उसकी ये बात सुनकर मयूरी चिढ़ गई, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो आदमी वाकई बातों का जादूगर था। तभी सिद्धार्थ ने आगे कहा, मयूरी, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे एक वाइफ की तलाश है। अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर शाम 5 बजे पहले मैरिज ब्यूरो जाओ। 5 बजे मेरी लंदन की फ्लाइट है। अगर तुम नहीं आई तो मैं फिर कभी इस शहर में वापस नहीं आऊंगा। अलविदा। सिद्धार्थ का स्वर अचानक गंभीर और मधुर हो गया। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। इसके बाद मयूरी ने गुस्से में पैर पटक कर कहा, क्या वो मुझे धमका रहा है? ये कैसा शादी का प्रस्ताव है? वो बिस्तर पर बैठ गई और उसने खुद से कहा कि वो नहीं जाएगी। आखिर वो उसे जानती ही कितना थी। लेकिन उसका दिल जैसे कढ़ाई में उबल रहा हो। वो ताजी हवा के लिए बाहर निकली, जहां उसने 2 नर्सों को बात करते सुना। पहली नर्स ने दूसरी से कहा, अरे शादी एक जुआ है, अगर दिल कहे कि ये वो इंसान है तो देर नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में चमक आ गई। उसने चेतन को बुलाकर कहा, सेक्रेटरी चेतन, क्या मुझे हॉस्टल छोड़ सकते हैं? चेतन ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहा। वो तेजी से अपने हॉस्टल पहुंची। उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स बैग में रखे। उसने हॉस्पिटल का गाउन बदलकर नॉर्मल कपड़े पहने और बाहर निकलकर चेतन से कहा, मुझे सिद्धार्थ के पास ले चलिए। चेतन उसे गुलेरिया किंग कंपनी के हेडक्वार्टर ले गया। शहर के सबसे पोस्ट इलाके में स्थित वो 66 मंजिला बिल्डिंग सोने की तरह चमक रही थी। मयूरी की आंखें चकाचौंध हो गई। उसने थोड़ी चिकचिकाहट की, लेकिन चेतन ने सम्मान के साथ दरवाजा खोलकर कहा, मिस मयूरी, प्लीज अंदर चलिए। अंदर का माहौल शांत, पेशेवर और प्रभावशाली था। जैसे मयूरी लिफ्ट के पास पहुंची, डिंग की आवाज आई और लोगों का एक ग्रुप बाहर आ गया। सबसे आगे सिद्धार्थ था। सफेद शर्ट, गहरे नीले रंग के टाई और काले रंग के महंगे हैंडक्राफ्ट सूट में वो किसी एम्परर की तरह लग रहा था। उसकी लंबी टांगे और चमकते जूतों की आहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो पास में खड़े एम्प्लॉय के साथ कुछ फाइलें देखकर गंभीर चर्चा कर रहा था। काम करते समय उसके चेहरे पर कठोरता और उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस मयूरी के लिए बिल्कुल नया था। एक 30 साल के मैच्योर मर्द के रूप में उसे बेहद आकर्षक लग रहा था। मयूरी ने पहले ही बार महसूस किया कि केवल एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि वह एम्पायर का एक पावरफुल शासक था। चेतन की आवाज में मयूरी का थोड़ा ध्यान तोड़ा। चेतन ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, सीओ सर। जैसे उसने नजरें उठाई, सूट पहने सभी एम्प्लॉयज की निगाहें उस पर टिक गई। मयूरी को अचानक अपनी नॉर्मल वेशभूषा पर झिझक होने लगी। ये एक अनुशासित कॉर्पोरेट माहौल था और वो किसी अजनबी की तरह वहां पर खड़ी थी। उसे लगा कि काश वो कार में रुक जाती।
लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपने लंबे डंक भरे और सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चौड़े कंधों ने बाकी सभी की नजरों को ढक लिया, जैसे वो उसे दुनिया से सुरक्षित कर रहा हो। मयूरी का मन भर आया। सिद्धार्थ सिर्फ प्रभावशाली नहीं था, वो उसकी हर अनकही सहजता को समझ रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर कठोरता गायब हो गई। उसने शरारत भरी नजरों में उसे देखकर कहा, तुम आ गई हो। वो आज अच्छे मूड में था। उसकी नजरें अपने ऊपर देखकर मयूरी का चेहरा मैपल के पत्तों की तरह लाल हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ। आज उसने मैपल के रंग का ही स्वेटर पहना था, जिससे उसका मखमली त्वचा और भी चमक रही थी। वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह कोमल दिख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अधिकार के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो। ये कहकर वो उसको आगे के साथ लेकर बढ़ने लगा। चलते चलते पीछे मुड़कर उसने कर्मचारियों से कहा, बाकी काम आप लोग संभाल लीजिए, अब मुझे अपने फ्यूचर की चिंता करनी है। क्या ये सच में ही सिद्धार्थ ऐसा कर रहा है? कहीं सिद्धार्थ इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं रच रहा? आखिर क्या बनेगी मयूरी के साथ? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सिटी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।